नमस्कार स्टूडेंट। आज हम शोध प्रविधि में डाटा एकत्रित करने की कुछ विशिष्ट तकनीकों के बारे में अध्ययन करेंगे। हमने पिछले क्लास में डाटा संकलित करने का या तथ्य एकत्रित करने के कुछ साधारण पद्धति के बारे में जाने। साधारण पद्धति के माध्यम से किस तरीके से डाटा एकत्रित किया जा सकता है और डाटा एकत्रित करने के लिए क्या सीमा होनी चाहिए, उपयोगिता होनी चाहिए, कैसे तरीकों को अपनाना चाहिए, सभी के बारे में जाने। आज हम जानेंगे डाटा एकत्रित करने के जो मुख्यतः विशिष्ट 3-4 पद्धतियां हैं, जिसमें पहला आता है अवलोकन आता है, दूसरा आता है प्रश्नावली आता है, तीसरा आता है अनुसूची आता है, चौथा साक्षात्कार आता है और पद्धति जिसके माध्यम से हम क्या करते हैं, डाटा एकत्रित करने का कार्य करते हैं। उस बेहतर पद्धति के बारे में आज जानेंगे। तो सबसे पहला आता है अवलोकन। तो अवलोकन मानव की इंद्रिय की विशेषता मानी जाते हैं। आंखों से देखने को अवलोकन कहा जाता है। यह अति प्राचीन काल से सामाजिक घटनाओं, सामाजिक समस्याओं को निरीक्षण एवं परीक्षण की महत्वपूर्ण पद्धति के रूप में जाना जाता है। मनुष्य स्वभाव से क्या होते हैं, जिज्ञासु प्राणी होते हैं और यह जिज्ञासा उसकी मूल प्रकृति विशेषता का एक भाग होता है। जितनी अधिक वह घटनाओं को देखेगा और उसके बारे में जानेगा, उसकी उतनी ज़्यादा उसकी जिज्ञासा बढ़ती जाएगी। विज्ञान और अवलोकन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत, मैडम क्यूरी का रेडियोधर्मिता का सिद्धांत अवलोकन पर ही आधारित है। आरंभ में इस पद्धति का प्रयोग भौतिक विज्ञानों के क्षेत्र में किया जाता था, मगर ऑगस्ट कॉम्टे के सुझाव के बाद इसका प्रयोग समाजशास्त्र में भी वैज्ञानिक पद्धति के रूप में किया जाने लगा। ऑगस्ट कॉम्टे ने समाजशास्त्र को विज्ञान बनाना चाहते थे और उनके अनुरूप समाजशास्त्र तभी विज्ञान बन सकता था जब सामाजिक घटनाओं अवलोकन और उसका वर्गीकरण किया जाए। जिज्ञासी होने की प्रवृत्ति के कारण सृष्टि के आदिकाल से लेकर आज तक मनुष्य अपने ज्ञान में वृद्धि करने के लिए अवलोकन पद्धति का सहारा लेता रहा और सामाजिक ज्ञान की वह पद्धति जिसमें घटनाओं का आंखों के माध्यम से निरीक्षण और परीक्षण किया जाता है, उसे अवलोकन के नाम से ही जाना जाता है। इस पद्धति को बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे विद्वानों ने अलग अलग समय पर अलग अलग तरीके से किया। जैसे कि जॉन हावर्ड ने कैदियों के जीवन तथा जेल की दशाओं को जानने के लिए, फ्रेडरिक लिपले ने क्या किया, श्रमिक परिवारों पर औद्योगिकरण के प्रभाव को जानने के लिए क्या किया था, इस पद्धति के माध्यम से उन्होंने डाटा एकत्रित करने का कार्य किया था। मगर ये जो अवलोकन है वास्तव में है क्या, तो अवलोकन के संबंध में 3-4 विद्वानों ने अपने विचार प्रस्तुत करने की है। तो सबसे पहले अवलोकन का अर्थ क्या होता है। अवलोकन का अंग्रेजी का ऑब्जर्वेशन का हिंदी रूपांतरण है। शाब्दिक दृष्टिकोण से इसका अर्थ होता है निरीक्षण या विचार होता है। यह ऑब्जर्व के शब्द से बना, जिसका अर्थ है ध्यान देना, परीक्षण करना, अनुष्ठान करना आदि। सीधा अर्थ है आंखों से देखना। अवलोकन ही विद्वानों ने अलग अलग तरीके से बताने की कोशिश की, जिसमें सबसे पहले पी को देखें तो अवलोकन नेत्रों द्वारा किया गया विचार पूर्वक अध्ययन, जिसका प्रयोग सामूहिक व्यवहार तथा जटिल सामाजिक समस्याओं के साथ साथ संपूर्णता का निर्माण करने के लिए पृथक इकाइयों को सूक्ष्म निरीक्षण करने के लिए एक पद्धति के रूप में किया जाता है। दूसरा, अगर मोजर के अनुसार से अगर देखें तो अवलोकन को सुंदर ढंग से वैज्ञानिक जांच पड़ताल की पद्धति भी कहा जा सकता है। ठीक अर्थों में अवलोकन में कानों तथा वाणी की अपेक्षा आंखों का प्रयोग स्वतंत्र रूप से किया जाता है। ये तो हो गई। बहुत सारे राजनीतिक विचारों ने अलग अलग बारे में विचार दिया, मगर इसके बारे में हमने 2 चीज़ों के बारे में जाने। मगर जो अवलोकन पद्धति हमने जान लिया, जो अवलोकन का मतलब होता है कि समाज में जो भी समस्या घटना घट रही, उन घटनाओं को क्या करना, आंखों के माध्यम से उसके जांच पड़ताल करना या सूचना एकत्रित करना ही अवलोकन कहा जाता है। मगर जो अवलोकन है, इस पद्धति है, उसकी विशेषता क्या है। सबसे पहली विशेषता ये है कि ये जो अवलोकन पद्धति है प्रत्यक्ष पद्धति है। कहने का मतलब प्रत्यक्ष पद्धति कहने का मतलब ये कि जो भी समस्याएं समाज में जो घटना घट रही, सामाजिक अनुसंधान की मुख्यतः 2 पद्धति पाई जाती है। एक तो पाई जाती है प्रत्यक्ष है या अप्रत्यक्ष है, और सामाजिक अवलोकन पद्धति को सामाजिक अनुसंधान की प्रत्यक्ष पद्धति के रूप में जाना जाता है, जिसमें अनुसंधानकर्ता जो भी घटनाएं समाज में घट रही है, जो भी परिस्थितियां निर्मित हो रही है, उन परिस्थितियों को अपने आंखों से देखकर क्या करता है, डाटा या सूचना एकत्रित करता है। इसलिए क्या माना जाता है, इसे इस प्रत्यक्ष पद्धति भी माना जाता है। दूसरा विशेषता ये कि प्राथमिक सामग्री का संकलन आसानी किया जा सकता है। सामाजिक अनुसंधान में जो सामग्री संग्रहित की जाती है उसे 2 भागों में विभाजित किया गया है। जैसे हमने पहले पढ़ा प्राथमिक एवं द्वितीयक सामग्री। प्राथमिक हमने पढ़ा जो हम क्या करते हैं, डायरेक्ट क्या करते हैं, लोगों के पास जाकर सूचना एकत्रित करते हैं। दूसरा आता है प्रकाशन के माध्यम से क्या करते हैं, डाटा एकत्रित करते हैं। तो इसी प्रकार से इसमें बताया कि प्राथमिक सामग्री संकलन का एक बेहतर तरीका माना जाता है। जैसे कि हमने सामाजिक अनुसंधान के 2 सामग्री संग्रहित करने के तरीके बताए, जिसमें पहला प्राथमिक के द्वितीयक अवलोकन के द्वारा हम क्या कर सकते हैं,
प्रत्यक्ष सीधे संपर्क और सामाजिक तथ्यों का संग्रहण कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं प्रत्येक एक वैज्ञानिक पद्धति के रूप में भी जाना जाता है। सामाजिक अनुसंधान के अन्य पद्धतियों की तुलना में अवलोकन पद्धति को अधिक वैज्ञानिक माना गया है, क्योंकि इस पद्धति द्वारा अपनी आंखों से देखकर क्या करते हैं सामग्री का संग्रहण किया जाता है, इसलिए इसमें विश्वसनीयता एवं वैज्ञानिकता रहती है। चौथा इसका विशेष है कि मानव इंद्रियों पर पूर्ण उपयोग किया जाता है। कहने का मतलब ये है कि अन्य पद्धतियों की तुलना में मानव इंद्रियों का पूर्ण रूप से प्रयोग किया जाता है। इसमें सामाजिक घटनाओं को आंखों से देखकर जांच पड़ताल किया जाता है। उसके बाद आते हैं विचारपूर्वक एवं सब सूक्ष्म अवलोकन। इस प्रकार का उद्देश्य होता है कि कोई भी अवलोकन क्यों ना हो, उसका निश्चित उद्देश्य ही होता है। उसके साथ साथ विश्वसनीयता, तो अवलोकन पद्धति अगली विशेषता की विश्वसनीयता। कहने का मतलब इससे भरोसा किया जा सकता है, इसमें भरोसा किया जा सकता है। अवलोकन पद्धति अधिक विश्वसनीय भी होती है, क्योंकि इसमें किसी भी समस्या घटना उसके स्वाभाविक रूप को अध्ययन किया जाता है, इसलिए इसके द्वारा निष्कर्ष अधिक विश्वसनीय होते हैं। कहने का मतलब ये है कि हम क्या करते हैं, जो भी समाज में घटना या समस्या हो रही है उनको स्पष्ट रूप से प्रत्यक्ष रूप से हम उपस्थित होकर सभी चीज़ों को देखते हैं, तो इसमें क्या होती है, गलती होने की गुंजाइश बहुत कम रहती है। अगली विशेषता अगर देखें तो सामूहिक व्यवहार का अध्ययन इसमें आसानी से किया जा सकता है। कहने का मतलब ये है, अगर कहीं किसी भी जगह अगर कोई घटना घट रही है तो वहाँ पर उस घटना को लेकर लोगों की जो सोच है वो क्या है, वो कैसे राय बनाते हैं, इन सभी चीज़ों को, और उस घटना को देखकर लोग रिएक्ट कैसे करते हैं, प्रत्युत्तर कैसे देते हैं, इन सभी चीज़ों को क्या कह सकते हैं, सामूहिक रूप से उन लोगों को व्यवहार का अध्ययन किया जा सकता है। ये उसकी विशेषता है। अगली विशेषता ये बताई गई है, पारस्परिक एवं कार्यकरण संबंधों का ज्ञान भी लगाया जा सकता है। कहने का मतलब ये है कि संति विशेषता के रूप में ये जाना जा सकता है कि अवलोकन के माध्यम से अगर समाज में कोई घटना घट रही है, कहीं दो जगह पर अलग अलग घटना घट रही है, तो उन दोनों घटना का अलग अलग जगहों पर घटनाओं का संबंध क्या है, इसे आंखों से देखकर या उसे जांच पड़ताल करके आसानी से जाना या समझा जा सकता है। इसके माध्यम से बेहतर तरीके से डाटा एकत्रित किया जा सकता है। मगर ये तो हमने जान लिया अवलोकन की विशेषता। मगर जो अवलोकन है वो होते कितने प्रकार के, तो मुख्यतः अगर देखें तो अवलोकन 3 प्रकार के होते हैं। अवलोकन 3 प्रकार के कहने का मतलब होता है, पहला आता है नियंत्रित अवलोकन, पहला आता है अनियंत्रित अवलोकन। अनियंत्रित अवलोकन का मतलब होता है जिसमें क्या किया जाता है, सरल शब्दों में यहाँ पर लिखा गया है। तो अनियंत्रित अवलोकन का मतलब होता है जिसमें हम क्या करते हैं, जो हमारी देखने की और सोचने की, समझने की, विचार प्रस्तुत करने की जो क्षमता है वो सीमित ना होकर क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा होती है। दूसरा आता है नियंत्रित अवलोकन। उसके बाद आते हैं समूह अवलोकन। उसके बाद आते हैं जो अनियंत्रित अवलोकन है, उसको भी क्या कर दिया गया है, 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें सहभागी अवलोकन, असहभागी अवलोकन, अर्ध सहभागी अवलोकन। उसके बाद नियंत्रित अवलोकन को भी क्या कर दिया गया, 2 भागों में बांट दिया गया, जिसमें सबसे पहला आता है घटना पर नियंत्रण, घटना के अवलोकनकर्ता पर नियंत्रण। उसके बाद आता है समूह अवलोकन। तो अवलोकन के उपयुक्त प्रकार को क्रमशः नीचे दिया गया है, इसके बारे में समझाया गया है। तो सबसे पहला आता है नियंत्रित अवलोकन। तो अवलोकन के पहले प्रकार को अनियंत्रित अवलोकन कहता है। इसे सरल अवलोकन भी के नाम से जाना जाता है। अत्यंत सरल शब्द में अवलोकन का वह प्रकार है जिसमें अध्ययन करता क्या करता है, किसी भी प्रकार का नियंत्रण नहीं होता, वो कभी भी किसी भी प्रकार की वास्तविक की घटनाओं के बारे में क्या कर सकता है, जानकारी प्राप्त सकता है, और कहीं पर जाकर क्या कर सकता है, जो समाज में घटना घट रही है, समस्या उत्पन्न हो रही है, उस समस्याओं के बारे में जान सकते हैं। पी बी यंग ने लिखते इसके संबंध में कहते हैं कि अनियंत्रित अवलोकन में हमें वास्तविक जीवन घटनाओं की गहन परीक्षा करना पड़ता है, जिसमें यथार्थता से उपकरण का प्रयोग एवं अलौकिक घटनाओं को शुद्धता के लिए नियंत्रित एवं प्रयत्न किया जाता है। इस परिभाषा का कहाँ पर देखें कि इस पद्धति में अवलोकनकर्ता पर किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं लगाया जा सकता। इस पद्धति के अनुसार से घटना या उसके वास्तविक रूप में अध्ययन किया जा सकता है, और यह अवलोकन पद्धति का अत्यंत सरल रूप भी माना जाता है। उसके बाद अगर अनियंत्रित अवलोकन के और अगले रूपों के बारे में जाने तो उसको भी 3 रूपों में बांटा गया है, जिसमें आता है सहभागी अवलोकन। सहभागी अवलोकन का मतलब होता है कि ऐसा पद्धति, जैसे कि नाम से स्पष्ट है कि सहभागी अवलोकन में अवलोकनकर्ता अध्ययन की जाने वाली परिस्थितियों में स्वयं भाग लेता है और उस समूह का औपचारिक सदस्य बन जाता है। इस पद्धति प्रयोग तब किया जाता है जब अनुसंधानकर्ता उस समय में स्वयं घुल मिल जाता है जिसका वह अध्ययन करना चाहता है। सहभागी अवलोकन का शब्द प्रयोग सर्वप्रथम 1924 में सोशल डिस्कवरी में किया गया था।
यह सहभागी अवलोकन इस सिद्धांत पर आधारित है कि किसी घटना का विश्लेषण करीब करीब शुद्ध हो सकता है जब वह बाह्य तथा आंतरिक दृष्टिकोण से मिलकर बना हो। तो सामान्यतः अगर इसका अर्थ लगाएं तो ऐसे ही सहभागी अवलोकन का मतलब होता है अगर किसी समाज में कहीं पर अगर किसी प्रकार की घटना घट रही है तो उन विषयों पर जानकारी लेने के लिए क्या करता है, अनुसंधान करता है, उन लोगों के बीच क्या करता है, मिल जाता है, उनके साथ रहता है लंबे समय तक, और उनके साथ रहकर क्या करते हैं, लंबे समय तक रहकर जानकारी इकट्ठा करने का कार्य करता है जो उसको जानकारी की आवश्यकता होती है। अगर सहभागी अवलोकन की कुछ विशेषता देखें, उसकी अगर अच्छाई बात देखें तो सबसे पहला ये है कि इसमें अवलोकन अध्ययन करने वाली इकाइयों के जीवन और कार्यों में क्रियाशील सदस्य के रूप में घुल मिल जाता है, जिसके कारण से हमें जानकारी आसानी से मिल जाती है। दूसरा होता है कि अध्ययन की जाने वाली इकाइयों के अनुसार से ही सुख दुख की अनुभूति करता है और अपने समूह को अपनाता है। कहने का मतलब ये है कि सहभागी अवलोकन का फायदा ये है कि जो अनुसंधान करता है एक तो उन लोगों के साथ मिलकर क्या करता है, डाटा एकत्रित करता है और लोगों के साथ मिल जाता है, जिसके कारण से विश्वसनीय, स्पष्ट और अच्छी जानकारी हमें प्राप्त हो जाते हैं। फिर भी क्या है, जब कोई भी एक व्यक्ति अगर सहभागी अवलोकन कर रहा है, लोगों के साथ मिलकर अगर अवलोकन कर रहा है या अध्ययन कर रहा है, तो उसे क्या करना चाहिए, कुछ चीज़ों को ध्यान देना जरूरी है। बिना अगर ध्यान नहीं दोगे तो समस्या में फंस सकते हैं। तो मौलिक समस्या ये है कि किसी भी प्रकार के समूह के साथ सहभागिता स्थापित किया जाए, समूह के साथ अगर सहभागिता स्थापित करना है तो हमेशा क्या करना चाहिए, कुछ चीज़ों को ध्यान देना चाहिए। सबसे पहला बात ये ध्यान देना चाहिए, समूह में आत्मीयतापूर्ण संबंध स्थापित करके रखें। दूसरा, समूह के सुख दुख का बराबर अनुभूति करते रहें, उत्सव त्यौहार में भाग लेते रहें, सांस्कृतिक कार्यों में भाग लेते रहें, बच्चों को खिलौने टॉफी देकर आकर्षित करें, उसके साथ साथ उपहार देकर उपहार लेकर और शिकार गपशप आदि की हिस्सा बने, ताकि आपको लोगों को क्या करें, उन लोगों आपको अपने समाज का अंग माने ताकि आप बेहतर तरीके से उसका डाटा एकत्रित कर सके। मगर ये तो हो गए उसके जो क्या है सहभागी के साधन, इसके माध्यम से क्या कर सकते हैं, साधन इसके माध्यम से हम अपने सहभागी जो अवलोकन उसे बेहतर कर सकते हैं। मगर उसके बाद जो सहभागी अवलोकन करते हैं उसके फ़ायदे क्या होते हैं। अगर हम समाज में जाकर अध्ययन करेंगे, लोगों के बीच में अगर डाटा एकत्रित करेंगे तो उससे फ़ायदा क्या होगा। तो सबसे पहला फ़ायदा ये होता है कि वहाँ पर जाकर रहने से, वहाँ पर रहने के कारण क्या करते हैं हम, अगर अध्ययन करते हैं तो हमें फ़ायदा क्या होगा। तो सबसे पहला फ़ायदा ये है, इसमें प्रत्यक्ष अध्ययन होता है। सामाजिक अनुसंधान की वह पद्धति जिसमें अनुसंधान करता प्रत्यक्ष रूप से अपने नेत्रों की सहायता से क्या करते हैं, समूहों में क्रियाओं में भाग लेकर क्या करता है, अध्ययन करता है। इसके कारण क्या होती है, हमें समाज की वास्तविक जानकारी मिल पाती है। दूसरा आता है विस्तृत अध्ययन। सहभागी अवलोकन के माध्यम से हम सामाजिक घटनाओं का विस्तृत अध्ययन किया जा सकता है और विस्तृत सूचनाएं एकत्रित की जा सकती है, क्योंकि अनुसंधानकर्ता के जीवन सभी पहलुओं को अवलोकन करता है। उसके बाद आता है वास्तविक अध्ययन। सहभागी अवलोकन के द्वारा अनुसंधानकर्ता समुदाय के व्यवहारों और जीवन को वास्तविक अध्ययन करता है। इसके कारण से वह अनुसंधानकर्ता सूचनादाता के बीच घनिष्ठ संबंध स्थापित हो जाता है और प्राथमिक और प्रत्यक्ष संबंध स्थापित हो जाते हैं। उसके बाद आते हैं सरल अध्ययन। सामाजिक अनुसंधान के अनेक पद्धतियों में यह सरलतम माना जाता है, क्योंकि अनुसंधानकर्ता वहाँ जाकर बस जाता है और जिस समुदाय को उसे अध्ययन करना होता है वो इस प्रकार के संकलनों में सरलता रहती है। उसके साथ साथ अब अप्रभावित अध्ययन। कहने का मतलब है कि सहभागी अवलोकन में अनुसंधान करता बिना प्रभावित हुए समुदाय के लोगों के व्यवहारों के प्राकृतिक अध्ययन करता है, इसलिए जो अध्ययन किया जाता है उसमें पक्षपात की गुंजाइश नहीं रहती है। अगली लाभ इसकी है कि अनुसंधानकर्ता की कुशलता में वृद्धि होती है। कहने का मतलब एक अनुसंधानकर्ता हमेशा समूह के साथ रहता है, इससे वह व्यवहारों में भली भांति परिचित हो जाता है। इससे ऐसी सक्रिय कार्य क्षमता का विकास हो जाता है कि वह समूह के सभी के व्यवहारों के प्रति वास्तविक स्वरूपों को जानने का प्रयास करना प्रारंभ कर देता है। उसके बाद आते हैं संग्रहित सूचनाओं की परीक्षा। फायदा ये होता है कि अवलोकन के द्वारा हम जो सूचना प्राप्त करते हैं उसकी पुनर्परीक्षा कर सकते हैं। इस कारण से हम अवलोकित घटनाओं को जांच भी कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि हमने जो सूचना प्राप्त की है, हम वहाँ पर रहते हैं, लगातार अगर रहते हैं तो हम दोबारा क्या कर सकते हैं, उसको परीक्षण कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं अगला है सूक्ष्म तथा अति गहन अध्ययन। सामाजिक सहभागी अवलोकन में अनुसंधानकर्ता जिस घटना का अध्ययन करता है वह स्वयं सहभागी होता है, जिसमें निरीक्षणकर्ताओं को अति गहन एवं सूक्ष्म अध्ययन करने के लिए अच्छा अवसर प्राप्त होता हो गया। इसके बाद हो गया, तो हो गया फायदा इसका। मगर हम अध्ययन किसी भी विषय का अध्ययन करते हैं तो उसकी कुछ दोष भी होते हैं। तो इसी प्रकार से सहभागी अवलोकन के कुछ दोष भी बताए गए, जिसमें सबसे पहला ये
एक खर्चीली पद्धति के रूप में जाना जाता है। सबसे पहले क्या माना जाता है, इसे खर्चीली पद्धति के रूप में जाना जाता है। खर्चीली पद्धति के कहने का मतलब ये है कि सहभागी अवलोकन में अनुसंधानकर्ता स्वयं ही क्या करता है, क्षेत्र में जाकर निवास करता है। वहाँ के सदस्यों को जीवन में भाग लेना पड़ता है। ऐसे में उसके अत्यधिक खर्च होने की संभावना बनी रहती है। दूसरा आता है सीमित क्षेत्र। दूसरी सीमित क्षेत्र को दोस्त कहने का मतलब ये है कि सहभागी के अवलोकन द्वारा सीमित क्षेत्र का ही अध्ययन किया जा सकता है, क्योंकि जीवन व्यापार क्रियाओं में भाग लेना पड़ता है। ऐसे करने से सीमित क्षेत्र का ही अध्ययन संभव है। कहने का मतलब ये है कि अगर हम क्या करें, किसी एक गांव में जाकर लंबे समय तक रह रहे हैं तो हम सिर्फ उसी गांव का अध्ययन कर रहे हैं, बाकी चीज़ों का अध्ययन नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए इसे सीमित अध्ययन कहा जाता है। उसके साथ साथ सीमित ज्ञान भी होता है। इससे क्या होता है, इस पद्धति का दोष ये भी है कि इसके द्वारा सीमित क्षेत्र का अध्ययन करने के कारण मनुष्य का ज्ञान भी और अनुभव भी क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि हम एक निश्चित दायरे में रहकर काम करना प्रारंभ कर देते हैं तो हमारा जो सोच का दायरा भी वो क्या हो जाता है, सीमित हो जाता है। उसके साथ साथ वास्तविकता असंभव कहने का मतलब है कि अनुसंधानकर्ता स्वयं समूह का सदस्य बन जाने के कारण समूह के व्यवहारों को अपने आप को प्रभावित कर लेता है। इसके कारण से क्या करता है, वो जो जिस विषय से अध्ययन करने के लिए वहाँ पर गया है, कई बार वो प्रभावित होकर उससे जुड़ नहीं पाता है, उन लोगों से प्रभावित होकर। उसके साथ साथ पूर्ण सहभागिता असंभव है। कहने का मतलब ये कि सहभागी अवलोकन में अनुसंधानकर्ता अध्ययन समुदाय के जीवन के पूर्ण रूप से भाग लेता है, किंतु यह सिर्फ सिद्धांत की बात है, क्योंकि व्यवहारिक जीवन में ऐसा संभव नहीं। कोई भी अनुसंधानकर्ता स्वयं सांस्कृतिक तत्वों एवं सामाजिक मूल्यों की उपेक्षा करके दूसरी सांस्कृतिक जीवन के साथ सामंजस्य नहीं कर सकता। इसके साथ ही जीवन समुदाय की कुछ ऐसी गोपनीय बातें हैं जिसे सहभागिता असंभव है। इसी कारण से क्या नहीं कहा जा सकता, ये जो अध्ययन बेहतर तरीके से संसाधन उपलब्ध नहीं करा सकता। उसके साथ आता है सीमित उपयोग। कहने का मतलब है कि सहभागी अवलोकन पद्धति का क्षेत्र सीमित होता है, क्योंकि प्रत्येक परिस्थिति में अध्ययन की पद्धति प्रयोग नहीं किया जा सकता। उदाहरण के लिए अगर पति पत्नी के दाम्पत्य सुख का अध्ययन अगर सहभागिता के आधार पर करेंगे तो फिर वहाँ पर समस्या खड़ी हो जाएगी। दूसरा आता है समूह व्यवहार में परिवर्तन। सहभागी अवलोकन में सहभागिता के कारण कभी कभी अवलोकनकर्ता के समूह में उच्च स्थान पद प्राप्त हो जाते हैं, जिसके वह समूह के व्यवहार को प्रभावित एवं परिवर्तित करने लगता है। अवलोकनकर्ता के व्यक्तित्व एवं गुणों के प्रभाव से उनके समूहों लोगों को वास्तविक व्यवहार में परिवर्तन आ जाता है और उस समूह का वैज्ञानिक अध्ययन नहीं हो पाता है। इसके साथ साथ अपरिचित मूल्यों में लाभ संभव नहीं। कहने का मतलब ये कि सहभागी निरीक्षण में हमें अपरिचित मूल्य के लाभ प्राप्त नहीं हो पाते, क्योंकि अवलोकनकर्ता समूह का सदस्य होने के कारण तथा समूह की क्रियाओं से घनिष्ठ संपर्क होने के कारण अनेक घटनाओं को सामान्य समझकर छोड़ देता है, जिसमें सूक्ष्म निरीक्षण में बाधा पड़ती है। और समूह में एकदम अपरिचित होने के कारण क्या है, समूह जो प्रत्येक क्रिया अवलोकनकर्ता नवीन आकर्षक लगती है, वह सभी क्रियाओं को सूक्ष्म अध्ययन करता है। कहने का मतलब इसमें यह है कि अगर आप क्या करेंगे, अगर किसी समाज में अगर रहते हैं, रह कर क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं, तो कई बार क्या होता है, गांव में बच्चों के बीच बड़ों के बीच छोटी छोटी चीज़ों को लेकर क्या होता है, लड़ाई हो जाता है। अगर हम समाज में रहकर उसका अध्ययन करना चाहें तो हमारे लिए क्या करना होगी, उन चीज़ों के बारे में जानना या उसको एक छोटे बात समझ कर क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। मगर हम बाहर में अगर रहेंगे तो हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि वास्तव में जो बच्चों के बीच लड़ाई होता है, जो बड़ों के बीच छोटी छोटी बातों को लेकर लड़ाई होता है, वो वास्तव में होता क्यों है। ये हम क्या करेंगे, समाज से बाहर रहकर क्या कर सकते हैं, उसको अध्ययन कर सकते हैं। मगर जब हम क्या करेंगे, समाज में रहेंगे तो हम क्या करेंगे, वो चीज़ें हमें छोटे लगने लगेगी। तो इसलिए क्या इसमें कहा गया है कि अपरिचित मूल्य से लाभ संभव नहीं हो जा पाता। उसके साथ साथ क्या है, अभिनय समझने की कठिनाई होती है। सहभागी अवलोकन में अवलोकनकर्ता को दोहरी भूमिका निभानी पड़ती है। एक तो पहले उसे क्या करता है, एक तो क्या होता है, वो अवलोकनकर्ता होता है, दूसरी वह समूह के सदस्य के रूप में काम करने पड़ते हैं। इसलिए उसे क्या करना पड़ता है, हमेशा दोहरी भूमिका निभानी पड़ती है। इसके कारण से कई बार क्या होती है, उसके जो उद्देश्य है वो अलग रास्ता प्रदान कर लेता है या अलग रास्ता ले लेता है, जिसके कारण से जो उद्देश्य वो प्राप्त करना चाहता है वो उद्देश्य प्राप्त नहीं कर पाता है। उसके बाद आते हैं अगली दोष है, लास्ट दोष कहा जा सकता है इसका, वो होता है सही आलेखन की समस्या। कहने का मतलब ये है, सहभागी अवलोकन में क्या होता है, अवलोकनकर्ता द्वारा समूह के सभी सदस्यों को भूमि अदा करने तथा समूह की गतिविधियों में भाग लेने के कारण समस्त सूचनाओं को उसके वास्तविक राज्य में तुरंत लिखना कठिन हो जाता है। अवलोकन के साथ सूचनाओं को लिखने में समूह एवं उसकी संधि होने लगता है। इस घटना के बाद लिखने पर भी किसी तथ्य को भूल जाने या छूट जाने की संभावना रहती है। ये होगा इस सहभागी अवलोकन। अब अगली क्लास में पढ़ेंगे असहभागी अवलोकन कहने का मतलब ये कि दूर से देखकर, दूर रहकर क्या करना, उन घटनाओं के बारे में
दूर रहकर उन घटनाओं के बारे में क्या करना, अवलोकन करना या अध्ययन करना।